Now see, I am discussing these things ki you are using Python in these all domain. How many number of domain we have? 4. You are using Python in AI domain, you also use Python in development, cloud computing and cyber security. Then I want to know you need to know this one actually, ki what is the role and responsibility, what is the role and responsibility of Python in AI. एक्चुअली एआई में हमारा पाइथन का क्या रोल रहा होगा, डेवलपमेंट में पाइथन ऐसा कौन सा वर्क को कंट्रोल करता है, और साइबर सिक्योरिटी में हमारा पाइथन क्या कंट्रोल करता है. एक्चुअली ये पहले हमें डिटरमाइंड होनी चाहिए, ताकि हम जब लर्न करें तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको ये चीजें माइंड में हमेशा मूव होता रहेगा कि करना एक्चुअली हेल्प क्या करेगा हमें, है ना. तो क्या हमें से आइडिया है कि पाइथन को एआई में आप कैसे यूज करते हो, पाइथन का क्या रोल होगा, बताएं. आपको डेमो क्लास में पहले दिन बताया गया है ये सब चीजें. आप में से जितने लोग बैठे हैं कि आप जैसे फर्स्ट जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो उस समय आपकी डेमो दी जाती है, तो डेमो की क्लास हुई है आप में से किसी की? तो आपको ये सारी चीजें नहीं बताई गई है, पाइथन का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताया गया. तो मैं आइडिया देता हूँ, ठीक है. मैं 3 पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा तीनों को. तो जो लोग डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स वाले वो ध्यान दें, फिर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और फिर हम साइबर सिक्योरिटी, ठीक है. देखिए ध्यान से सब लोग, यदि मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूं बेटा, तो आपका कोर्स यही रहा होगा, या तो डेटा एनालिटिक्स होगा या डेटा साइंस होगा, यही में से कोई एक होगा, ये सोनू में. या तो आपका कोर्स का नाम डेटा साइंस होगा या तो डेटा एनालिटिक्स होगा, यही होगा ना, ये सोनू बताएं सब लोग. तो आप लोग मुझे बताओ, इन डेटा साइंस या इधर इन डेटा एनालिटिक्स व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट्स. इफ वी हैव डेटा देन वी कैन डू व्हाटएवर थिंग्स, यस और नो. इफ वी डू नॉट हैव डेटा देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग. क्वेश्चन यही हो रहा है, यस और नो बताएं सब लोग. If we do not have data, then we cannot do anything. Then means what? We need to create a data, या either we need to gather the data. या तो डेटा आप क्रिएट करो या डेटा आप कहीं से किसी अनदर लोकेशन से गैदर करो. तो डेटा क्रिएशन के लिए जनरली वी कैन यूज एक्सेल. एक्सेल से भी हम डेटा ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हो. वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ डेटा बाय द हेल्प ऑफ पाइथन. यू कैन ऑल्सो क्रिएट डेटा बाय द हेल्प ऑफ MySQL, है ना. तो दीज आर द वे विच हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डेटा, मतलब क्रिएट द डेटा. Now, sometime we need to gather the data from different location. Data might be available on any cloud environment like AWS या Azure. ये cloud environment है, popular cloud environment. यहाँ पे भी data हो सकती है सोनू. Data might be available on any database server. Like database server कौन कौन से जानते हो आप लोग? SQL सर्वर आपने जानते होगे, Postgres सर्वर जानते होगे, और Oracle सर्वर. ये नहीं जानते तो वरी होने की नीड नहीं, बस अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ, उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा कैसे कैसे लाना है. These are the server where we need to gather the data. Sometime data available on any website, like which one. जैसे आपको मैं कहूँ कि मुझे I want to find out, yeah, I want to work on top trending product are trending product available on Myntra, Amazon या Zepto, Blinkit, यही सारे प्लेटफॉर्म है. Now last one is the local machine. Data might be available on in any local machine. जैसे मेरा कंप्यूटर हो सकता है, आपका हो सकता है, ये सोनू. तो यही पॉपुलर सोर्सेस है जहां पर डेटा हो सकती है, ये सोनू सब लोग बताइए. तो नाउ फ्रॉम देखो, ये जो इन्वायरमेंट है बेटा, ये जो 3 स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द क्लाउड इन्वायरमेंट, यस और नो. दिस इज नॉट अ फिजिकल इन्वायरमेंट, दिस इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट. हियर वी कैन वेयर यू कांट प्लेस द पेन ड्राइव. यहाँ पे आप पेन ड्राइव नहीं कर सकते. हियर वी कैन प्लेस पेन ड्राइव एंड गेट डेटा, यस और नो. यहाँ से तो पेन ड्राइव लगा के, जैसे मुझे कंप्यूटर में से डेटा लानी, पेन ड्राइव लगा के निकाल लोगे डेटा, किसी को लैन से शेयर कर दोगे, ब्लूटूथ से भेज दोगे. बट ये जो ये है, ये तो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, यहाँ से डेटा कैसे लाओगे? There is a question है ये, how to access the data, बताओ if anyone have any idea. समझो आप, एक देर इज वे कि आप डाउनलोड कर लोगे, परफेक्ट. बट 4000 टीबी की डेटा है, 4000 मिलियन बिलियन ऑफ डेटा है. डाउनलोड करना उतना ही टिपिकल होगा जितना हैंडल करना. हाँ, केपीआई या एपीआई? एपीआई एक्चुअली इन टुडे एरा. पहले इसको एक्सेस करने के लिए यूआरएल हुआ करता. जैसे आपकी फोटोज हैं गूगल पे स्टोर्ड, तो आपको अपनी फोटोज को एक्सेस करना है तो आप क्या यूज करते हो? यूआरएल के थ्रू तो एक्सेस करते हो आप, या इवन आप किसी को अपनी फोटो शेयर करना है या यूट्यूब की वीडियो शेयर करना है, आप क्या करते हो? यूआरएल शेयर करते हो. वो आप उसकी वीडियो नहीं भेजे, एक्चुअली उस वीडियो का यूआरएल भेजा, तो वीडियो जहां भी अवेलेबल उसकी वो वहां से एक्सेस कर सकता है कोई भी पर्सन, ये सोच लो. तो सेम थिंग हैपेंड हियर. ये क्लाउड इन्वायरमेंट है, इसकी डेटा एक्सेस करने के लिए इन टुडे एरा वी आर यूजिंग एपीआई. क्या यूज करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. पहले क्या यूज हुआ करता था? यूआरएल. एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यूआरएल. व्हिच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? ट्रांसमिशन स्पीड बिकम डिले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड? सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पीड इज नॉट गुड. जैसे डेटा सेंड करना और डेटा को एक्सेस करना, ये दोनों हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था. जैसे आप स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हो, स्टॉक मार्केट एनालाइजेशन कर रहे हो लेट्स से,
तो 1 सेकंड पहले आपको पता चलेगा कि मार्केट क्रैश हो गया, किसी को 1 सेकंड बाद पता चला, तो एक्सेप्ट करेगा ये चीजें? कोई भी इंफॉर्मेशन आपको 2 मिनट पहले पता चल जा रहा है, 2 मिनट बाद मुझे पता चल रहा है, कोई ये चीज एक्सेप्ट करेगा? No one can accept this type of scenario. So we are using which one? API. API have ability to getting access the data for same time with all users. यदि 1 सेकंड लेट है तो सबके लिए लेट है, यदि 1 मिनट लेट है तो सबके लिए लेट है। समझ में आ रहा है? सो इन टुडे वी आर यूजिंग एपीआई। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ एपीआई की। जैसे हमारे मोबाइल फोन है, हमारे मोबाइल फोन में वेदर की जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो कि 22 डिग्री टेम्परेचर और बारिश हो रही, रेनी सीजन, ये सब कहाँ से आ रही है? क्या हमारे कोई मोबाइल में ऐसा इक्विपमेंट लगा है जो सेंस कर रहा है? जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं, इस क्लासरूम का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, बट आपके फोन में यहाँ रूम का टेम्परेचर नहीं बता रहा है, बाहर का बताता होगा, देख सकते हैं। यस और नो? मीन्स व्हाट? ये जो हमारा मोबाइल फोन है, इसमें टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है बेटा? क्लाउड से। और ये क्लाउड से हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखो वेदर की सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन नहीं होता, और भी होता है, जैसे ह्यूमिडिटी लेवल, फिर फॉग, फिर स्मॉग कितना है, फिर ये समुद्र तल से कितना ऊंचा पे आप, ये जो है सारी चीजें होती हैं। बट हमें सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? 2 चीज, टेम्परेचर इन सेल्सियस और फॉरकास्टिंग, यही 2 इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब हम एपीआई के थ्रू डेटा को, लाइव डेटा एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग और क्या कर सकते हैं, जो हायरार्किकल डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही, बाकी डेटा को हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। समझ में आया? तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एपीआई, तो व्हाट विल बी योर आंसर? एपीआई इज अ वे, इट इज अ टेक्निक that help us to establish live connection between your sources to your resource। ये जो सोर्स है और जो हमारा रिसोर्स है, रिसोर्स में हमारा लैपटॉप हो सकता है बेटा, मोबाइल फोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, इन दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है? लाइव कनेक्शन। लाइव कनेक्शन क्या होता है? जो यहाँ चेंजेस हो रहे हैं वो जस्ट यहाँ दिखेंगे, जो यहाँ से चेंज करोगे वो यहाँ भी दिखेगा। जैसे कि वेदर में अभी बारिश होगा तो आपके फोन में बताने लगेगा कि बारिश होने रही है, यस और नो, इट्स रेनिंग। ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है अभी वो बताएगा 2 दिन बाद, ऐसा नहीं होता, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मतलब जो चीजें अभी हो रही है सभी में रिफ्लेक्ट होगी, यस और नो। तो दिस थिंग हैपेंड ड्यू टू एपीआई। तो समझ में आ रहा होगा, ये 2 तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। तो डेटा साइंस में हमें एपीआई हैंडलिंग सीखनी है, क्रिएशन नहीं पढ़नी। एपीआई से डेटा लाना, डेटा एक्सेस करना सीखना है, हमें एपीआई क्रिएशन नहीं सीखनी। समझ में आया आपको? तो लेट्स से बाय द हेल्प ऑफ एपीआई वी आर एक्सेसिंग द डेटा। नाउ वी नीड टू यूज सम ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि एपीआई तो जस्ट टाइप ऑफ यूआरएल, तो उसको यूज, उससे डेटा लाने के लिए वी नीड टू यूज सम ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी। और एक वन मोर प्रॉब्लम विथ एपीआई, जब आप किस एपीआई से डेटा लाते हो ना, तो डेटा कम्स इन विच फॉर्मेट? जेएसएन या एक्सएमएल फॉर्मेट। डेटा हमेशा किस फॉर्मेट में मिलेगी? या तो जेएसएन में मिलेगी, या तो जेएसएन कैसा होता है बेटा? की विथ वैल्यू, की विथ वैल्यू ऐसे। आपने डिक्शनरी पढ़ा होगा या आपको में से अभी तो पढ़ेंगे हम। एक्सएमएल डेटा होती है H1, ऐसे टैग होते हैं उसके, HREF रेफरेंस, और फिर उसके अंदर रेफरेंस दी जाती है डेटा का कि ये डेटा है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? एक्सेल में दिखाऊंगा ये सब डेटा। तो इस तरह के डेटा पे हम काम कर पाएंगे? बताओ, हमें तो डेटा चाहिए जो ऐसा हो ना, टेबुलर फॉर्म, यस और नो। इस तरह के डेटा पे तो हम काम ही नहीं कर सकते, बताओ सब लोग। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू टेबुलर फॉर्म, यही करना पड़ेगा। सो वी नीड टू यूज द सम ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए पहले क्या यूज करते थे बेटा? डेटा माइनिंग। यही काम करने के लिए पहले क्या यूज हुआ करता था? डेटा माइनिंग। इसलिए पहले डेटा इंजीनियर हुआ करते थे कंपनी में। डेटा इंजीनियर की रोल अब खत्म हो गई, जितने भी कंपनी थे डेटा इंजीनियर बहुत कम दिखते हैं। क्योंकि वी डेवलप सम ऑफ द टूल एंड टेक्नोलॉजी। कुछ हमने ऐसे टूल डेवलप कर लिए हैं जिसमें, जैसे कि एक्सेल। Excel has also ability to access the data from any locations at in convert data into tabular form। डेटा को लाया और डेटा को जैसा चाहिए आपको उसमें कन्वर्ट कर दिया। There is another tool, BI tool, business intelligence tool, जैसे Power BI, Tableau, and last one is the, these are the 3 tools and technology that have ability to access the data from whatever locations। Clear हुआ? Now there is a question, why we are using these 3 tools and technology for fulfill one single perspective। एक ही perspective को fulfill करने के लिए तीनों की क्या requirement है बताओ? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप मेरा? काम तो एक ही हो रहा है, तो फिर तीनों की नीड क्यों है? क्या? एग्जैक्टली, एक्सेल वर्क विथ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे एक्सेल आपने से कोई पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा 10,48,500, उससे बड़ी डेटा पे नहीं काम कर सकते, तो उससे बड़ी डेटा के लिए क्या यूज करोगे? और उससे बिग डेटा हो तो क्या यूज करेंगे? तो पाइथन का पहला रोल क्या समझ में आया? इट हेल्प अस टू डेटा एक्सट्रैक्शन या डेटा गैदरिंग, कह सकते हैं ना।
API Python help us to extract the data from cloud environment या any environment and it have also ability to work with large amount of data, जिसे आप big data भी कर सकते हैं. Python का पहला रोल समझ में आया डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में. नाउ इन दिस इज कॉल्ड स्टेप 1, इसको डेटा साइंस का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. इसे टेक्निकली हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव. ये जो हमने काम किया ना अभी फर्स्ट वन, इसको स्टेप 1 डेटा साइंस का ही फर्स्ट स्टेप है, जिसे क्या कहते हैं आप? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. इसमें हमने क्या किया बताया सब लोग? वी आर जस्ट गैदरिंग द डेटा. इसमें हमने सब डेटा गैदर करना सीखा, यस और नो? Now a step after performing a step 1, we need to perform a step 2 that is called diagnosis analysis. We need to clean that data. हमें डेटा को क्या करनी पड़ेगी बेटा? क्लीन करनी पड़ेगी. डायग्नोसिस मतलब डेटा क्लीनिंग. इसको कुछ लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. ऑल आर द सिनोनिम्स. समझ में आया? नाउ लेट से हमने डेटा को गैदर कर लिया. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमने क्या किया? डेटा गैदरिंग करना सीखा. तो ये जो डेटा आती है दिस इज अवर रो डेटा. वी नीड टू क्लीन दिस डेटा. ये डेटा में आ रही है जो हमें ऐसा परफेक्ट डेटा नहीं आती. वी नीड टू क्लीन दिस डेटा. इस डेटा को क्लीन करने के लिए वी नीड टू डू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स. जैसे लेट से हम एक कैंसर पेशेंट की डेटा पे वर्क कर रहे थे लेट से, ठीक है. नाउ इट माइट बी पॉसिबल कि सम पेशेंट नॉट फिल देयर एज. पॉसिबिलिटीज है. कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने अपना एज कुछ भी नहीं फिल किया. इट माइट बी पॉसिबल कुछ लोगों ने अपनी हाइट नहीं फिल की, कुछ लोगों ने अपनी वेट नहीं बताई. इट माइट बी पॉसिबल इज और नो. तो वेयर देयर इज नो एनी वैल्यू दैट इज कॉल्ड नल वैल्यू. वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पे वैल्यू नहीं होती उसे क्या कहते हैं? नल वैल्यू. तो एनालाइजेशन करने के लिए डेटा साइंस में हम नल वैल्यू नहीं रख सकते. इसको या तो कुछ वैल्यू फिल करो या डिलीट करो. We need to handle this null value. Sometime it also happened same number of record repeated multiple time. एक ही डेटा मल्टीपल टाइम रिपीट हो गई, जिसे क्या कहते हो आप? अभी हमने नल पढ़ा. फिर sometime we need to handle duplicate value as well. समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हमारे पास कॉलम टोटल कितने हैं? मल्टीपल. जिसमें से कुछ कॉलम इंपॉर्टेंट है, सम कॉलम आर नॉट इंपॉर्टेंट. तो वी नीड टू हैंडल दिस वन बाय द हेल्प ऑफ कोरिलेशन या कोवेरियंस. समझ में आया? Sometime it also happened all data between 10 to 100. Some data are very small, some data are very large. This is called outlier. देखो 10 to 100 के बीच में सारी डेटा है. एक डेटा है जो बहुत छोटी, एक डेटा बहुत बड़ी. समझ में आ रहा है? This is called out. तो these are the way. मैं आपको ये भी बताऊंगा सब करके, बस अभी आइडिया दे रहा हूँ. These are the problems come in data. We need to resolve all these issues. समझ में आया? इसको करने के लिए अब देखो, जैसे हमारी जो डेटा होगी बेटा, जैसे हमारी जो रियल इंडस्ट्री की जो डेटा होती है वो 1000 भी हो सकती है उसके अंदर रो, 1,00,000 भी हो सकती है. नो कोई श्योरिटी है कि कितनी बड़ी डेटा तो कितनी भी बड़ी हो सकती है. इसके अंदर मैन्युअली हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे नल है? नहीं कर सकते. वी नीड टू अगेन टूल्स. यस और नो? एक्सेल हैव आल्सो एबिलिटी टू क्लीन दिस डेटा. एक्सेल भी इसको कर सकता है. अगेन स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा को. उससे बड़ी डेटा तो क्या यूज कर लो आप? BI टूल. उससे बड़ी टूल है तो क्या यूज कर लो आप? समझ में आया आप सभी को? तो फॉर पाइथन का सेकंड रोल क्या देखा आपने? डेटा एक्सट्रैक्शन देन डेटा क्लीनिंग. पाइथन आल्सो हेल्प अस टू परफॉर्म डायग्नोसिस एनालिसिस ऑन अवर डेटा. समझ में आ रहा होगा आपको हमारी बातें? यस और नो? नाउ वी नीड टू क्लीन. देखो दिस इज कॉल्ड स्टेप 2. आफ्टर दैट अ स्टेप 3. दिस स्टेप इज द बैकबोन. स्टेप 2 जो है ना पूरे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का बैकबोन है. जो लोग भी डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस कर रहे हो वो लोग स्टेप 2 यदि आप नहीं सीखे तो ट्रस्ट करो आपको किसी भी कंपनी में जॉब नहीं हो सकती. क्योंकि विदाउट डेटा क्लीनिंग की एनालाइजेशन हम कर नहीं सकते. जैसे रियल लाइफ में जैसे हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर जब तक हमें प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस नहीं करेगा, मतलब ब्लड टेस्ट नहीं किया, पूरी बॉडी को प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया, तो जो फर्दर मेडिसिन जो भी देगा वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा. हमारा परफेक्ट कोई इलाज हो पाएगा? नहीं होगा. तो डेटा को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तो उसमें से जो भी कंक्लूजन आएगा, जो भी इनसाइट्स आएंगे क्या होंगे? मिसगाइड करेंगे आपको. मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा, गलत ही रहेगा. ये और नो? जब डेटा ही नहीं सही है बेटा तो एनालाइजेशन कैसे सही हो सकता है? समझ रहे हो ना? सो दिस इज द रियली मतलब यू कैन से कि दिस इज द बैकबोन ऑफ डेटा साइंस. ये पूरे डेटा साइंस का क्या है? बैकबोन. क्लियर हुआ आपको? नाउ आफ्टर दैट वी नीड टू परफॉर्म प्रिस्क्रिप्टिव. ये बेटा ऑप्शनल है. स्टेप 2 इज द मैंडेटरी वन. नेक्स्ट वन इज द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. इसे हम क्या कहते हैं? नाम से पता चल रहा है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किसे कहते हैं? गिव एन आइडिया. जिसमें प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करने के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनाता है ना कि दीज आर द मेडिसिन यू नीड टू टेक, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अवॉइड. यही सारी चीजें करता है. ये और नो? बताएं सब लोग. नाउ हम रियल लाइफ में डेटा के साथ क्या करेंगे? तो दीज आर अवर डेटा. ये हमारा डेटा सेट है. ये और नो?
अब नाउ इस डेटा सेट में हम प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनाएंगे, क्या कि व्हाट वी मतलब लेट्स से जस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2022 से लेके अभी तक की आपको डेटा प्रोवाइड की गई, किस चीज की, बिग मार्ट्स की। बिग मार्ट आप समझते होगे एक शॉपिंग मॉल है, इसमें मल्टीपल कैटेगरी, जैसे फूड सेक्शन, क्लोथ सेक्शन, इलेक्ट, मल्टीपल कैटेगरी होते हैं। तो दिस इज अवर डेटा, कब से, 2022 से लेके अभी तक। नाउ आई वांट टू एनालाइज द सेल्स बिहाफ ऑफ ईयर, ईयरली कितना सेल हुआ ये देखना चाहता हूँ। तो ये डेटा पूरी है, इस डेटा में से आराम से हम समराइजेशन रिपोर्ट बना सकते हैं। बताओ, जिससे आप एक्सेल में पिवोट टेबल कहा करते थे, तो बना सकते हैं कि 2022 में इतनी सेल हुई थी, 2023 में इतनी हुई, और 2024 में से दिखा सकते हैं, सोनो। क्या इसे कहा जाता है टेबुलर फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना बेटा, कि 2022 में इतना हुआ था, 23 में इतना, 24 में इतना, ये सोनो दिखा सकते हैं, बताएं सब लोग। दिस इज कॉल्ड बार चार्ट, इसे टेक्निकली हम विजुअल्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विजुअल। नाउ आई वांट टू एनालाइज द डेटा बिहाफ ऑफ मंथ, कैसे करेंगे, अगेन वी आर क्रिएटिंग दिस वन एंड राइट हियर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। दिस इज द अमाउंट 1 million, 2 million, 3 million, दिस पर्टिकुलर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द 21, this particular line representing the 23, this particular line representing the 25। देखो 24 आ गया, अभी 25 का दिसंबर चल रहा है, तो आपको देख सकते हो ना कि पिछले 3 सालों में हमारी सेल अप रही है या डाउन हुई है, सो नो, आसानी से देख सकते हैं। तो यदि सेल अप हो रही है तो किसी भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेल डाउन हो रही है तो इश्यू है। तो हाउ टू रिजॉल्व दिस इश्यू, बताओ। अब जैसे जो बिग मार्ट है वो सिंगल कैटेगरी तो सेल करता नहीं, अब हमें सब कैटेगरी पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि सभी कैटेगरी पे सेल डाउन हो जाए। हो सकता है क्लोथ सेक्शन पे हो रखा हो, या फूड सेक्शन, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है और आप समर के कपड़े रखे हो तो आपका सेल होगा, नहीं होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ सोच के सब लोग। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट अगेन अ पाई चार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, क्लोथ सेक्शन, इस तरह से हमने मल्टीपल बना लिया। हमने यहाँ पे देखिए 20% था, इसमें यहाँ पे 30% सेल पे इम्पैक्ट था। ये हमने किसका बनाया, 22 का। इस तरह से 23 का भी बना लेंगे, 24 का भी बना लेंगे, सो नो। तो इजिली आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पे सबसे ज्यादा सेल इस साल कम हुआ है। तो जिसपे सेल कम हो रहा होगा उस वो पर्टिकुलर आइटम सेल नहीं है, ये सो नो। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्टिव। तो ये जो डेटा का प्लॉट के फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, इसे कहा जाता है विजुअल्स, और टेक्निकली इसे डेटा विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को हम और क्या कह सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। तो इसके लिए भी वही सेम 3 टास्क यूज करते हैं, इधर वी कैन यूज एक्सेल, आइदर वी कैन यूज बीआई टूल, या इधर वी कैन यूज, तीनों के थ्रू कर सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया सबको। अगेन सेम थिंग, अमाउंट ऑफ डेटा का भी यहाँ पे वर्क करता है। डन। नाउ वी नीड टू, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां तक जो रोल था ना एक डेटा एनालिस्ट का था, डेटा एनालिस्ट ने क्या किया, डेटा गैदर किया, फिर डेटा को क्लीन किया, और फिर डेटा में जैसी रिपोर्ट चाहिए थी, जैसे जो कंपनी का सीनियर रिपोर्टिंग मैनेजर था वो सेल्स वाइज सेल्स देखना चाहता था मंथ वाइज, हम देखना चाहते हैं मैन पावर से मंथ वाइज, कि हमारे कंपनी में 50 एम्प्लॉय थे, जिसमें से कितने लोगों ने पूरे मंथ प्रेजेंट्स हैं, कितने लोग एब्सेंट रहे हैं। ये मैन पावर देख सकते हैं, ये और नो। फिर हम ये देख सकते हैं क्लाइंट का, हमारे कंपनी में कितने क्लाइंट विजिट कर रहे हैं ईच पूरे मंथ में। इस तरह से आपको जो भी इनसाइट निकालना है, या हमें ये देखना है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने खर्च है, मैन पावर का एक दिन में कितना खर्च है, बिजली कॉस्टिंग कितनी है, उनको लंच वगैरह में कितनी है, ये सारी चीजें। तो फिर से आपको यहाँ पे रोल आएगा किसका, प्रिस्क्रिप्टिव का। समझ में आया ना। तो इस तरह के यदि डेटा का इनसाइट्स निकालना हो, मतलब डेटा के अंदर से हिडन इन्फॉर्मेशन निकालना हो, तो क्या यूज करेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव। एंड लास्ट वन इज द प्रिडिक्टिव। लास्ट कौन सा स्टेप है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। लास्ट वन इज द प्रिडिक्टिव एनालिसिस। किसे कहते हैं बताना एक बार। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, लेट से 1011 एक डेटा हमने दिया, नेक्स्ट वैल्यू हमने दिया 1015, इस भी यहाँ पे न्यू वैल्यू पूछो तो क्या होगा बताओ, 1019। ये कैसा बताया आपने, बताओ। आपने इसके स्ट्रक्चर को फाइंड किया, वही को फर्दर फॉलो कर लिया। तो वही सेम का हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, मशीन लर्निंग। ये क्या करता है हमारा, आपने जो डेटा दिया ना उसको लाइन बाय लाइन लर्न करता है, ठीक है। अब आप न्यू डेटा प्रोवाइड करोगे तो उसमें यहाँ पे प्रिडिक्शन करेगा। प्रिडिक्शन क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है। समझ में आया आपको, चीजें क्लियर हुई है आपको। तो मशीन लर्निंग बेसिकली हेल्प अस टू परफॉर्म प्रिडिक्शन बिहाफ ऑफ प्रायर डेटा। जैसी डेट पहले इसको लर्न करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन किस बिहाफ पे देगा, लर्निंग के बिहाफ पे। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो आसमान को देख के, हवाओं को देख के बताते हैं कि बारिश होने वाली है, सो
तो कैसे बता पा रहे हो? 50 सालों में जो चीजें देखा है उसी को भी यहाँ पे जज कर पा रहे हैं कि एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हो कि बादल ऐसा था, हवा ऐसी थी, तो 5 बार ऐसा हुआ था जब बारिश हुई थी, हो सकता तो उसी भी यहाँ पे फर्दर बता रहे हैं, यस और नो? तो यहाँ भी वही सेम चीज है कि हम पहले लर्निंग कर लेते हैं, उस लर्निंग में न्यू डेटा दिया तो इस रेस्पेक्टिव डेटा में क्या इसके रेस्पेक्ट में एप्रोप्रिएट फिट हो रहा है वो हमें आउटपुट आएगा, इसे आप प्रिडिक्शन कह सकते हो। तो ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये हमेशा सही होगा या कितना परसेंट सही होगा ये चेक करना पड़ेगा। तो एमएल में हाइपोथेसिस जो है उसको 98% एक्यूरेट होता है, कितना परसेंट? 2% लैग करता है। तो हर जगह से यूज नहीं कर सकते ना, जैसे ह्यूमन लाइफ है उसमें 2% एक्सेप्टेबल होता है, नहीं होता। नहीं ये सर, जैसे वेदर है तो वेदर की फोरकास्टिंग किया कि आज बारिश होने वाली नहीं हुई तो बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो गया ना आपका, ये सर नो? तो वहां पे जहां पे ह्यूमन लॉस एक्सेप्टेबल, ह्यूमन लॉस ना हो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में एमएल यूज कर सकते हैं। बट जहां मोर एक्यूरेट करना हो कि बिल्कुल 1% भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वहां पे क्या यूज करेंगे बेटा? डीप लर्निंग। इसमें डीप लर्निंग इट्स एबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। मशीन लर्निंग कंपेरिजन बहुत ही ब्रॉड है, बट समझ में आया? ये हमारा डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग है एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। ये 99.9% तक एक्यूरेट है, 0.1% लैक होता है बस। समझ में आया आपको ये चीजें या नहीं है, बताइए? डन। ये 4 स्टेप है, चारों स्टेप करने में पाइथन हेल्प करता है। देखो डेटा क्लीनिंग करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी आपके सिलेबस में एडेड होगा, स्टैटिस्टिक्स होंगे जो भी होगा, है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? नाउ आवर मूविंग टू नेक्स्ट वन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो डन। डन, सबको होप करता हूँ समझ में आया होगा एमएल के बारे में, क्या है एमएल, क्या है डीएल। यस। अब यदि मैं कहूँ कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या क्या यूज करते हो, तो ये एक्सेल से नहीं होता, सिर्फ बीआई के थ्रू हो सकता है, और ये 2 टेक्नोलॉजी है। यदि अब एक पाइथन का एप्रोप्रिएट डेफिनेशन देना हो तो क्या दोगे आप, बताओ, सोचो। अब एक बार माइंड में सोचे, 2 मिनट में फिर से स्टार्ट करता हूँ। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू परफॉर्म डेटा एक्सट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड डेटा गैदरिंग। आफ्टर दैट इट हेल्प आल्सो हेल्प डेटा क्लीनिंग, जिसे आप डायग्नोसिस एनालिसिस कर सकते हो। एंड इट आल्सो हेल्प अस टू प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसे डेटा विजुअलाइजेशन कह सकते हो। एज वेल एज पाइथन आल्सो हेल्प अस टू परफॉर्म प्रेडिक्शन ऑन अवर डेटा। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है ना बेटा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको डेटा पे इंप्लीमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पाइथन की। और ये डेटा क्लीनिंग करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? स्टैटिस्टिक्स की। आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा, डेटा क्लीनिंग जब करना हो ना, ये डेटा स्टेप टू में क्या करना पड़ता है? स्टैट्स पढ़ना होगा, स्टैटिस्टिक्स। इसको डेटा क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है। तो पाइथन समझ में आ गया हमें क्या हेल्प करेगा? तो दिस इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाइथन इन डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स या एआई, ठीक है? नाउ वी आर डेवलपिंग डिस्क्राइबिंग अबाउट डेवलपमेंट। नाउ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द पाइथन अबाउट डेवलपमेंट, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। समझ गए? हर 2 मिनट पे बातें नहीं करना है, आपको बता रहा हूँ। पिछले बैच में मुझे याद था बहुत डिस्टर्ब किए थे, इस बैच में आप डिस्टर्ब करोगे तो आज आज कल से मना कर दूंगा, कल से मत आना। हाँ हाँ, मैं ही कराऊंगा। पाइथन के बाद उसके बाद उसकी बैच अलग से सेपरेट चलती है। जैसे पाइथन सबका कॉमन हुआ, फिर डेटा साइंस वाले के अलग, क्लाउड कंप्यूटिंग का अलग, डेवलपमेंट का अलग। हाँ, तो मैं कराऊंगा बेटा, बातें मत करो, बस बातें करते हो ना डिस्टर्बेंस होती है। पता है क्या होता है? ये ट्रैक चल रहा है, वो ट्रैक बीच में ब्रेक होता है, अब मैं कुछ और बोलने लग गया, अब फिर जो चीज निकल रही थी ना अच्छी बात है वो छूट भूल गया मैं, माइंड स्किप कर जाती है। समझ रहे हो? तो ट्रैक चेंज मत करो, पढ़ने के बाद हम बहुत अच्छे से बातें किया करेंगे, क्लास के बाद बात करो। अब नाउ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो बेटा, यदि जितने लोगों का डेवलपमेंट है उनको लोग भी देख लो। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो डेवलपमेंट में एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जाती है। डेवलपमेंट बेसिकली हम क्या करते हैं? ऐप डेवलपमेंट। कितने तरह के आप जानते हो बताओ? एक तो होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल फोन में चलते हैं, विंडो एप्लीकेशन जो हमारे लैपटॉप में चल रहे होते हैं, ये सुनो, फिर iOS एप्लीकेशन जो हमारे मैक में चलते हैं, और एक होता है वेब एप्लीकेशन जो हमारे वेबसाइट पे चलते हैं, है ना, वेब ऐप। ये 4 तरह के हुए। नाउ डिस्कसिंग अबाउट किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो सबसे पहले किसकी नीड होती है बेटा? इंटरफेस की, जिसे यूजर इंटरफेस कहते हैं, कुछ लोग इसे जीयूआई भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जनरल यूजर इंटरफेस। यस, तो ये डिजाइन करनी पड़ेगी जहां पे आप अपनी मेल आईडी, पासवर्ड, जैसे लेट्स से फेसबुक की सिनेरियो में बात करूं तो पहले आप मेल आईडी एंटर की, फिर पासवर्ड एंटर किया, फिर यहाँ पे साइन इन और साइन अप का 2 बटन है। यदि आप मेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके साइन इन किए तो ये यदि दोनों सही है तो आप कहाँ पहुंच जाते हो? अपने होम पेज पे, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन और आपसे रिलेटेड पोस्ट दिख रहे होते हैं।
यदि आपने साइन अप पे क्लिक किया तो अगेन मूव करेगा साइन अप पे, है ना, और साइन अप पे आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, जेंडर, सारी इंफॉर्मेशन करो और सबमिट करो। तो ये डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो ये डेटा को कहाँ ले जानी पड़ेगी हमें, डेटाबेस, जो MySQL आपका डेटाबेस था, MongoDB डेटाबेस था। अब एक चीज देखो, ये पेज यदि मेल आईडी और पासवर्ड दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये कहाँ से चेक होगा, यहाँ से ही तो चेक होता है डेटाबेस, यस और नो। नाउ इस जो आपने यहाँ पे अपना नेम फोटो अपलोड किया वही तो यहाँ पे शो होगा ना। तो ये सारी चीजें से कनेक्टिविटी। दूसरी चीजें, आप अपने पोस्ट को लाइक कमेंट कर सकते हो, सॉरी आप दूसरे की पोस्ट को सिर्फ आप लाइक और कमेंट कर सकते हो, क्या इसे डिलीट कर सकते हो आप, नहीं। बट अपने पोस्ट को आप व्हाटएवर कर सकते हो, मतलब एक यूजर को रिस्ट्रिक्शंस है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। बट आपने देखा होगा कुछ लोग जो फेसबुक यूजर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनकी विदाउट यूजर परमिशन उनकी पोस्ट डिलीट कर दी गई, उनका आईडी डिलीट कर दिया गया। कौन करता है ये, एडमिन। मतलब हर पेज पे दो पैनल होते हैं, एक एडमिन पैनल और एक होता है यूजर पैनल। एडमिन को सारा एक्सेस है, यूजर को सिलेक्टेड एक्सेस है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जैसे जेप्टो है तो जेप्टो पे आप अपना ऑर्डर देख सकते हो, दूसरे का ऑर्डर नहीं देख सकते क्या ऑर्डर किया है। जबकि एक ही जेप्टो पे हम सभी लोगों की आईडी है, बट आप अपनी आईडी देखते हो, वो अपना आईडी देखेगा, आपकी दूसरे को नहीं देख सकते। और दूसरी चीज है, जैसे आपने जेप्टो ओपन करके आपने सर्च किया वेजिटेबल सेक्शन, तो वेजिटेबल में स्टार्टिंग में 10 फोटो आए, जब आपने स्क्रॉल किया तो फिर 10 आए। बट उसके जेप्टो के पास कितनी टोटल इमेजेस हैं, 1000 भी हो सकता है। टोटल वेजिटेबल के नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो सकते हैं, पॉसिबल है 1002। बट वो एक साथ 1000 नहीं आता, आप स्क्रॉल करते हो तब आते हैं, यस और नो। मतलब यहाँ पे डेटाबेस से जो डेटा जा रहा है उसकी भी कंट्रोलिंग की जा रही है इंटरनल, यस और नो। तो ये जो आपस में इंटर कनेक्शन है, बेटा ध्यान से सुनना, ये जो कनेक्शन है, ये जो ऑथराइजेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है, फ्लो ऑफ डेटा का कंट्रोल है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैकएंड लैंग्वेज। तो इसमें हेल्प करेगा हमारा पाइथन। ये इंटरफेस डेवलप करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्रंट एंड लैंग्वेज की। HTML CSS JS आपको बताया गया होगा। बट आपस में इंटरकनेक्टिविटी करने के लिए में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पाइथन की। और पाइथन अपने में किसका क्या यूज करेगा, जेंगो फ्रेमवर्क को। समझ में आया नहीं है, बताइए। तो दीज आर द थिंग अबाउट पाइथन डेवलपमेंट में, इस तरह से पाइथन हमारा वर्क करता है। अब बात आ गई क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या था आपका, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में पाइथन कैसे हेल्प करेगा, पाइथन देखो एक चीज और बताता हूँ, पाइथन है ऑल्सो वन मोर थिंग्स, इट्स एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट AI, इसके अंदर AI इंप्लीमेंटेशन करने की एबिलिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट्स फाइंड आउट करनी है, जैसे हर 5 मिनट पे हमें एक कंडीशन लगाना है कि हर 5 मिनट वो चेक करेगा पूरे में किसमें कुछ भी तरह की साइबर अटैक हो रहा है नहीं हो रहा है। या फिर हर 10-10 मिनट पे हर एक सर्वर पे, जैसे साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, मल्टीपल सर्वर हो रहे थे, उनको कंट्रोल करते हो। जैसे यहाँ पे 10 वाईफाई लगे हैं, तो हर 5-5 मिनट मुझे चेक करना है कि वाईफाई रनिंग में है या नहीं, या इस वाईफाई पे कितने ट्रैफिक आ रही है, हम जो जेन्युइन यूजर है या कोई ऑथराइज्ड यूजर भी आ गया। इस तरह के काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताइए, पाइथन। समझ में आया ना। तो पाइथन के वहां पे स्क्रिप्टिंग पढ़ते हो, क्या यूज करोगे, स्क्रिप्टिंग, तो पढ़ेंगे। समझ में आया आपको। तो रोड मैप कैसे है, डेटा साइंस कैसे पढ़ना चाहिए हमें, देखो यदि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कैसे हमें लर्न करना चाहिए बताता हूँ। पाइथन, आपको ये टेक्नोलॉजी पढ़ने होते हैं, पाइथन माई डेटाबेस में आपको MySQL है और एक एडवांस एक्सेल, ये 3 ऐसे हैं डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में जो कि इंडिपेंडेंट है। मतलब इन तीनों को यदि आपके पास टाइम है तो एक साथ भी पढ़ सकते हो, एक एक करके भी पढ़ सकते हो। इसके लिए कोई प्री रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब आपको पहले से क्या आता है पाइथन में, इसकी ये जो भी मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से करूंगा, बेसिक से। डेटाबेस के लिए भी कोई रिक्वायर्ड नहीं प्री रिक्वायर्ड, ये भी बेसिक से शुरू होगा। एडवांस एक्सेल के लिए भी कोई प्री रिक्वायर्ड चीज की नॉलेज नहीं है, बेसिक से शुरू होगा। बट पाइथन कंप्लीट करने के बाद ही आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, जिसे हम डायग्नोसिस एनालिसिस कहते थे। डेटा का नेमिंग कब करोगे, जब पाइथन आती होगी। MySQL के बाद आपको शुरू हो जाता है MongoDB, क्या होता है, एडवांस एक्सेल को ऑटोमेटेड करने के लिए आपने पढ़ा होगा VBA। जब इतनी चीजें पढ़ लेते हो देन वी कैन स्टार्ट BI टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जिसमें हम पावर BI करते हैं या तो टैबलू करेंगे। समझ में आया। ये दोनों आप पे डिपेंड है, आपको क्या पढ़ना है। ये था हमारा एक डेटा एनालिस्ट का सिलेबस रोड मैप। इसके बाद मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, ये हो गया आपका, और देन हमारा जेन AI शुरू हो जाता है, जेन AI। ये है एक डेटा साइंस का, ये रोड मैप है, इसका फोटो क्लिक करो तो चाहो तो ले लो, आप ऐसे ही पढ़ोगे। यदि बीच से कोई शुरू करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कोई बिना पाइथन पढ़े स्टैटिस्टिक्स की क्लास में बैठा है तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इसका फोटो खींचना सिर्फ। MongoDB समझ में आया आपको ये चीजें। फिर आपको एडवांस एक्सेल, तो ऐसे ही पढ़ना है हमें। यदि हमारे पास टाइम है तो तीनों को पढ़ सकते हो, नहीं तो एक एक करके पढ़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। तो कम से कम जनरली 2 चीज भी शुरू कर सकते हो। देखो 3 तो हैट्रिक हो जाएगा, बट 2 चीजें पढ़ सकते हो, 2 में कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से क्योंकि आपस में इंडिपेंडेंट है ना, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट ये नहीं यूज करते, इसका कोई भी यही नहीं यूज, आराम से पढ़ सकते हो अलग अलग चीजें।
डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बेटा तो आपको सबसे पहले आप पाइथन से शुरू कर सकते हो। डेटाबेस में आपको भी माइस्क्ल कराया जाएगा, इसके साथ आपको एक और डेटाबेस में कराता हूँ, पोस्टग्रेस। ये दो डेटाबेसेस हो गए और यहाँ से आपका फ्रंट एंड चलता है, HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट, ये आपके सिलेबस में होगा। माइस्क्ल के बाद आपको भी पढ़ना होता है मोंगोडीबी, और जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तब आपको शुरू करवाया जाता है यहाँ से जेंगो। यहाँ से क्या पढ़ते हो आप फिर, अब जेंगो, और यहाँ के बाद आपका शुरू हो जाता है GNAI, जनरेटिव AI। ये आपका कोर्स हुआ इसका, जो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले हैं। समझ में आया? अब इसमें देखो, यदि फ्रंट एंड अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए तो हम एज फ्रंट एंड इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, वेब डेवलपर। यदि डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग कर लिए तो हम DBA के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। पाइथन भी तो डेटाबेस आ गया तो बैक एंड इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि पूरी चीजें अच्छे से आती है देन वी कैन ज्वाइन एज फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर की जो सैलरी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू नॉर्मल। तो पढ़ना तो है सब चीजें, बट ऐसे माइंड सेट करो कि किसी एक को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा किसी भी हाल में। समझ में आया? ताकि कंपनी इवन इंटरव्यू में पूछा जाता है विच टेक्नोलॉजी यू आर मोस्ट फेमिलियर, तो आप बताओगे ना किसी एक का नाम, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई एक को इतना स्ट्रॉन्ग करोगे इंटरव्यूअर चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे मैं उसे क्या कर सकूँ, क्रैक कर सकूँ। यहाँ पे यदि बात करें तो देखो, यदि ये का अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वी कैन ज्वाइन एज MIS। बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है बट हाँ ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ अरे बहुत ही बेकार सी प्रोफाइल है MIS, बहुत ही मतलब लो प्रोफाइल से शुरू होती है, बट स्टिल हम ज्वाइन कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ ये यदि आपने कर लिया तो वी कैन ज्वाइन एज DBA, डेटाबेस एडमिन या डेटाबेस इंजीनियर। समझ में आया? यदि पाइथन भी तो डेटाबेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो देन वी कैन ज्वाइन एज बैक एंड इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यदि यहाँ तक हम कंप्लीट कर रखे मतलब ये पूरा देन वी कैन ज्वाइन एज डेटा एनालिस्ट। यहाँ तक यदि कंप्लीट कर रखे देन वी कैन ज्वाइन एज AI। तो देखो, जो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स वाले हैं उनका मेन मोटो क्या होना चाहिए, ज्वाइन करना AI इंजीनियर। बट AI इंजीनियर के लिए हमें यहाँ तक आनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? पढ़ना तो सब चीजें हैं बट किसी एक में स्ट्रॉन्ग करना। साइबर सिक्योरिटी वाले को पाइथन बहुत ही एडवांस लेवल तक समझने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्टिंग पढ़ोगे। समझ में आए इतनी बातें? क्या रोड मैप क्लियर है? क्या आप ये रोड मैप आप सही फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल सही। पाइथन की क्लास जो है इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए, तो आप आराम से पाइथन की क्लास कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ। फॉर द नेक्स्ट क्लास हम पाइथन के टॉपिक पे आएंगे। व्हाट इज द पाइथन, पाइथन क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा। क्लास हेल्पफुल रही आपको, चीजें क्लियर हुई मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ?